आज आपका इंशाल्लाह पहला सेशन होगा। विल हैव 3 सेशंस टुडे और जो 3 सब्जेक्ट है इसी से हम शुरू कर रहे हैं। सो विल नॉट बी इंट्रोड्यूसिंग एनी अदर सब्जेक्ट। आज आपका पहला सेशन है तो इसमें 3 सब्जेक्ट जो इंट्रोड्यूस होंगे वो है आपका इकोनॉमिक्स, वो है आपका स्टैटिस्टिक्स और वो है आपका अकाउंटेंसी। सी दिस इज नॉट समथिंग विच इज रैंडम कि ये 3 सब्जेक्ट जो उठाए ये रैंडमली नहीं उठाए गए। हमारा मानना है, आई डोंट नो व्हाट इज द केस विद यू, पर हमारा मानना है कि बच्चे एफए के लिए या एसएसबी के लिए तैयारी करते हैं, पहले से तैयारी करते रहते हैं। उसमें क्या होता है कि उन्होंने कुछ थोड़ा सा हिस्ट्री, थोड़ा सा ज्योग्राफी, थोड़ा सा जम्मू कश्मीर पढ़ रखा होता है थोड़ा थोड़ा, पर उनके लिए कुछ सब्जेक्ट्स बड़े नए होते हैं, जैसे कि ये 3 सब्जेक्ट जो यहाँ पर है। अब आप बोलेंगे सर इकोनॉमिक्स तो होता है, वो तो पढ़ते ही हम, मगर इकोनॉमिक्स जो इसमें है वो आम एसएसबी वाला इकोनॉमिक्स नहीं है, हल्का फुल्का चेंज है उसमें। तो अगर मैं हिसाब देखूं तो लगभग 30% का डिफरेंस है। बाकी एसएसबी एग्जाम्स में 70% लगभग जो इसका सिलेबस है वो वहां पर भी काम आएगा आपको। 30% का डिफरेंस है थोड़ा सा इसमें। मैं आज आपको सिलेबस भी लिखाऊंगा अपने सब्जेक्ट का। तो सर हमने डिसाइड किया कि अगर इन 3 सब्जेक्ट में और चौथा मैथमेटिक्स, इन 4 सब्जेक्ट में आपको थोड़ा एज दिया जाए तो आप केएस वालों को इस कंपटीशन में तोड़ सकते हो। अदरवाइज एसएसबी में केएस वालों के साथ कंपीट करना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। आई टीच केएस वालों को भी और आईएएस वालों को मैं आपको कह सकता हूं, लगभग सुबह के क्लास में हमारे आईएएस की क्लास में लगभग होंगे 100 बच्चे। 100 के 100 बच्चे मैं आपको कह रहा हूं नायब तहसीलदार का एग्जाम देंगे जब भी आएगा। 100 के 100 बच्चे देंगे। इससे पहले वाले बैच में भी हमारे वो बच्चे थे, सब के सब नायब तहसीलदार में बैठेंगे बिकॉज वो अच्छा पोस्ट है। अब नायब तहसीलदार में एक बच्चा जो अभी अभी एसएसबी शुरू कर रहा है और दूसरा बच्चा जिसने आईएएस की कोचिंग कंप्लीट कर ली है और वो इंतजार कर रहा है भाई कोई पोस्ट निकल जाए, उन दोनों में से ज्यादा कंपीट कौन कर पाएगा उसके साथ? केएस वाले के पास अपर हैंड है बिकॉज उसने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के रखे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि केएस में वो ये सारी चीजें पढ़ेगा जो एसएसबी में है, बिल्कुल नहीं। यूपीएससी की तैयारी या केएस की तैयारी में उसको एनालिटिकल कॉन्सेप्ट्स और एनालिसिस, चीजों का कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, उसकी ज्यादा नॉलेज होती है। फैक्ट्स की ज्यादा नॉलेज नहीं होती उसको, मगर उसके लिए फैक्ट जमा करना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए एसएसबी वालों के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उस लेवल की डेवलप करना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज उसने उसके लिए 1.5 साल दिए और आप अभी शुरू कर रहे हैं। तो हमें समझ आ गया कि जीके में आप उनसे नहीं लड़ सकते। ये क्लियर सी बात मैं आपको स्पष्ट करके बता रहा हूं। यू विल नॉट बी एबल टू गेट एन एज ओवर ऑल केएस एस्पिरेंट्स दैट आर गोइंग टू सिट फॉर दिस एग्जाम, बट यू विल गेट एन एज ओवर दीज सब्जेक्ट्स। आपको इन सब्जेक्ट पे एज मिल सकती है बिकॉज अकाउंटेंसी दे हैव नो आइडिया अबाउट दैट। केएस के सिलेबस में, यूपीएससी के सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है। स्टैटिस्टिक्स दे हैव नो आइडिया अबाउट दैट। इकोनॉमिक्स इस लेवल का दे डोंट नो स्टफ अबाउट दैट। उसके बाद मैथमेटिक्स जो इसका है वो सीसैट में नहीं होता। तो आपको इसमें इन 4 सब्जेक्ट में एज मिल सकता है उनसे। उसमें भी सबसे बड़ा एज आपका अकाउंटेंसी का है। तो हमने इसीलिए इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स को चुना पहले। इनमें से जैसे ही कोई एक सब्जेक्ट खत्म होगा उसका नेक्स्ट कंपोनेंट इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम मैथमेटिक्स से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जैसे सब्जेक्ट खत्म होते रहेंगे बाकी सब्जेक्ट्स आते रहेंगे। दूसरा प्रॉब्लम, एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो वी एक्सपेक्ट कि, मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना यह है कि अप्रैल से पहले एग्जाम नहीं होना चाहिए। होने को हो जाए तो कुछ भी हो सकता है, बट अप्रैल से पहले टेक्निकली नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास ठीक ठाक एवरेज 5 महीने है। 5 महीने भी कम है इस सिलेबस के लिए। लेट मी टेल यू दैट वेरी, कीपिंग माई हैंड ऑन माई हार्ट, आई कैन टेल यू 5 मंथ्स कोई ज्यादा वक्त नहीं है इसके लिए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम आपकी टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। हमारा एसएसबी का जो बाकी कोर्सेज है, इतना उसमें कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस कवरेज होता है टॉपिक्स का कि टेक्स अराउंड 7 मंथ्स टू कंप्लीट दैट, पर विद एवरेज ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स और 2.5 घंटे 3 घंटे उस ड्यूरेशन में। पर बिकॉज योर्स इज अ स्पेशल केस, सो विल हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ आवर्स जो आप रोजाना यहां दोगे। अगर आपको लग रहा है 2.5-3 घंटा पढ़कर आप सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे अप्रैल में, देन यू आर रॉन्ग। वो नहीं हो पाएगा, ना हमसे होगा ना मुझसे क्लियरली नहीं होगा। आपको ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा।
अगर आप हमको 1 बजे बुला रहे हैं, शाम के 5 बजे तक आपको 4 घंटा बिठा रहे हैं शुरू में, उसके बाद फर्दर इसमें इंक्रीमेंट होगा। मौसम क्योंकि खराब है, अदरवाइज हम आपको 6:30 तक पकड़ते इधर। 5 बजे के बाद बच्चा देख नहीं पता, बिकॉज 5:30 मगरिब है उसको गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं मिलती, अदरवाइज आपको 6 बजे तक यहीं बैठना था। तो 4 घंटे से हम शुरू कर रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे इसमें स्कोप जो है पूरे एक लेक्चर का वो बढ़ता रहेगा, आपका ओवरऑल ड्यूरेशन बढ़ेगा, तब जाके ही कंप्लीट हो सकता है ये। अब सर एक और चीज जो इसमें है, दैट इज कि हमें इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक पूरा खेल होता है, ये आपका एकेडमिक चीज नहीं है कि जैसे आप पढ़ते थे वैसे पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा आपको ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा। एनालिसिस जब आप करोगे, हर एक सब्जेक्ट का आपके पास एनालिसिस होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट का। अब एनालिसिस सबसे बेहतर तब होता है जब आपके पास डेटा सेट अच्छा हो। डेटा सेट अच्छा होने का मतलब हो गया आपके पास कम से कम 5 से 6 साल के पेपर हो, तो एक बेहतर एनालिसिस किया जा सकता है। पर इन दिस केस वी डोंट हैव इट, वी ओनली हैव 2 पेपर्स ऑफ 2022 एंड 24 जो 2 बार हुआ था। उन 2 पेपर्स का इस्तेमाल करके हमने जो एनालिसिस किया वो मैं आपको दिखाऊंगा आज। मैंने आपका इकोनॉमिक्स का कैसा एनालिसिस किया है, आपको हर सब्जेक्ट का एनालिसिस ऐसे ही करना है, ताकि आपको पहले ही क्लियर हो जाए कि 2 जो इसके पुराने पेपर्स है उसमें कौन सा ऐसा पोर्शन था जहां से मुझे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, कौन सा ऐसा पोर्शन है जहां से मुझे कम रिटर्न मिल रहा है। ये पहले क्लियर होनी चाहिए बात। यू कैन नॉट स्टार्ट एनी सब्जेक्ट एंड गिव इट इक्वल वेटेज। जैसे डिमांड एनालिसिस इज अ टॉपिक एंड डिफरेंस कर्व एनालिसिस इज अ टॉपिक, यू कैन नॉट गिव इट द सेम वेटेज एज फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इसका वेटेज अलग है। अगर उसमें आप 2 दिन दे रहे हो, इसमें 4 देने पड़ेंगे, बिकॉज इसका वेटेज अलग है। बच्चे को यह पता नहीं होता कि किस चीज का कितना वेटेज है, उसके लिए एनालिसिस करना पड़ता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ओनली ऑन दैट बेसिस यू कैन कम अप विद थीम्स। तो पहले हर सब्जेक्ट शुरू करने से पहले, बिफोर इवन ड्वेलिंग इनटू दैट सब्जेक्ट, यू शुड हैव अ वेरी गुड एनालिसिस कि मुझे कौन सी थीम्स पर कैपिटलाइज करना है जहां से मुझे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, और कौन सी थीम्स है जो लेस फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। ये क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आपका टारगेटेड अप्रोच होगा सब्जेक्ट को शुरू करने का। उसके बाद हर किसी सब्जेक्ट में अपना एक डेप्थ होता है। आपका इकोनॉमिक्स का अपना एक डेप्थ है। मैं अभी कह रहा था क्लास में कि आई स्टार्टेड माई आईएएस वाला इकोनॉमिक्स इन सितंबर, आज चल रहा है दिसंबर, आई माइट कंप्लीट इट इन जनवरी। 4 महीने से मैं उसका इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, वो भी इकोनॉमिक्स ही है, मगर उसकी डेप्थ अलग है। एसएसबी की डेप्थ पता होनी चाहिए आपको कि मुझे किस लेवल तक अंदर जाना है, अदरवाइज आप पढ़ते ही रहेंगे, वो खत्म ही नहीं होगा। फिर आपको 4 महीने सिर्फ इकोनॉमिक्स ही पढ़ना है। फिर आपको पता होना चाहिए मुझे कितना अंदर जाना है उसमें। अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी बैंकिंग पढ़ रहा हूं, मुझे कितना अंदर जाना है उसमें, मुझे रुकना कहां पर है, अदरवाइज आप अंदर जाते रहिए, वो खत्म नहीं होगा कभी। आपको पता होना चाहिए दिस इज वेयर आई ड्रॉ द लाइन, आई विल नॉट गो बियॉन्ड। और वो कैसे पता चलेगा लाइन कहां ड्रॉ करनी है? व्हेन यू एनालाइज द प्रीवियस ईयर पेपर्स। नाउ लेट मी शो यू द एनालिसिस। कोई लिखने की जरूरत नहीं है, एनालिसिस में शेयर कर दूंगा आपके साथ, आपके ग्रुप में आ जाएगा ये, ठीक है। देखिए आप, ये जेकेएसएसबी एफए का इकोनॉमी है, 2022 का पेपर है और 24 का पेपर है। मैंने वही कहा, अगर डेटा सेट थोड़ा ज्यादा होता हमारे पास तो मैं और बेहतर एनालिसिस कर पाता, लेकिन इसमें टोटल आपके पास 20 क्वेश्चन थे, बिकॉज पुराने पेपर में भी 10 मार्क्स था, इसमें भी 10 मार्क्स, 10-10 हो गए, टोटल 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन का एनालिसिस है ये। अगर ज्यादा होता तो बेहतर एनालिसिस हो सकता था। एनालिसिस में ये पता चला, ये आपका सिलेबस है जो ने पुराना सिलेबस डाला था। कुछ भी बदलाव होगा, इंस्टेंटली वो बदलाव आपके इस कोर्स में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। इसमें कुछ भी हटेगा या कुछ डाला जाएगा, वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा इसी में। अब सर फिलहाल पुराने सिलेबस के हिसाब से मेरी नजर में सिलेबस अच्छे तरीके से सीक्वेंस नहीं है इसका। पहली बात, अगर मैं चेंज करूं कुछ, सबसे पहले मैं सिलेबस की सीक्वेंस चेंज करूंगा, बिकॉज जिस सीक्वेंस में उन्होंने क्वेश्चन ये टॉपिक्स रखे हैं, द सीक्वेंस इज नॉट गुड। आप इस सीक्वेंस में पढ़ नहीं सकते, सीक्वेंस बदलना पड़ेगा। जैसे आखिरी जो टॉपिक है वो क्या है? रोल ऑफ आरबीआई, और दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी। ये असल में एक ही टॉपिक है। अब ये इनको रखना था इसी के साथ इधर पे आरबीआई का रूल, जो नहीं किया इन्होंने, समझ रहा। उसके बाद एक दूसरी गड़बड़, यहां पर इन्होंने रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स मेजरमेंट। यह है आपका 9th टॉपिक। उसके बाद 12th टॉपिक इन्होंने रखा है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जो असली अक्वी टॉपिक। ये एक ही साथ होना चाहिए, इसकी सीक्वेंस सही नहीं है।
फिलहाल वो सीक्वेंस मैं लिखा दूंगा आपको, 5 मिनट रुकते हैं, ठीक है? चलिए, तो सर इसकी पहले हम सीक्वेंस चेंज करेंगे, वो मैं आखिर पे लिखाऊंगा आपको, आप कॉपीज पे वो लिखेंगे। फिलहाल पुराने सिलेबस के हिसाब से जब मैंने मैपिंग किया इसका, सो व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि दे हैव आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम स्पेसिफिक टॉपिक्स और काफी कम क्वेश्चन किसी दूसरे टॉपिक से। तो पहली बात जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा, 20% जिसकी वेटेज थी, जिसमें दोनों एग्जाम्स में 2-2 क्वेश्चन आए थे, वो आपका कौन सा टॉपिक है? फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट। अब ये छोटा नहीं है, आपको लगेगा एक लाइन है ये। फिस्कल पॉलिसी इज एन एंटायर, पूरा सब्जेक्ट है ये। मॉनेटरी पॉलिसी का अलग ही सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप इसके क्वेश्चन देखोगे, वो इतने सरफेस लेवल क्वेश्चन है कि यू डोंट इवन हैव टू ड्वेल इनटू द टॉपिक। आप बस ऊपर से एक लाइन पढ़ के उसका जवाब दे सकते थे, इतना सरफेस क्वेश्चन है वो। बड़ा मतलब डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई विल गिव यू द एग्जांपल्स, मैं नीचे एग्जांपल भी लाई है, बिल्कुल सरफेस लेवल की क्वेश्चन है। तो 20% वेटेज उसका। देन यू सी देयर इज नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट जिसमें से, सिंगल थीम जिसमें से उन्होंने स्किप किया है क्वेश्चन। लगभग किसी में स्किप नहीं किया है, कहीं पे कम एक, कहीं पे 2, कहीं पे 1, कहीं पे 2, ऐसे करते करते ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक से उन्होंने कुछ ना कुछ पूछा है, ठीक है ना? अब अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा वेटेज मैंने बता दिया आपको। कम वेटेज किसकी है? जैसे ये रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, एक ही क्वेश्चन आया था, दूसरे में कोई नहीं आया। ये प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट, एक क्वेश्चन आ गया था 22 में, दूसरे में कोई नहीं आया। ये कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, बेकार का टॉपिक है, इसमें 0 आया था और 1 आ गया इधर। तो कुछ टॉपिक्स है जो आपको यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 दे रहे हैं। तो दीज आर दी टॉपिक्स जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये देखिए आप कंसिस्टेंटली आपको 2-2 मार्क्स दे रहा है, समझा? तो अगर डिटेल में कोई पढ़ेंगे हम, दैट हैज टू बी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, इट विल गिव यू हायर मार्क्स, बिकॉज ये है भी बड़ा टॉपिक, ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है। ये जो आपका डेवलपिंग इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, ये आधे घंटे का टॉपिक है। फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी 1 हफ्ते का टॉपिक है, समझ रहा आपको? और इसमें टाइम भी देना पड़ेगा, इसमें क्वेश्चन भी अच्छे बनते हैं। उसके बाद सर ये तो हो गया परसेंटेज का ब्रेकडाउन। अब हाईएस्ट वेटेज के हिसाब से मैंने इसको सीक्वेंस में डाला है। तो सबसे ज्यादा टॉप वेटेज किसकी? फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी की टॉप वेटेज, 4 क्वेश्चन दे रहा है आपको। उसके बाद अगर मैं मोटा मोटा बाकी टॉपिक्स उसमें जोड़ दूं, जैसे मैंने इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट डाल दिया, प्लानिंग भी उसी में डाल दिया, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, इसको क्लब करके एक थीम बना दी, जिसको मैं कहूंगा इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इस इंट्रोडक्शन से ही आपको 5 आ जाएंगे। उसके बाद कंज्यूमर डिमांड इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस और डिमांड एनालिसिस को क्लब करके 3 क्वेश्चंस। नेशनल इनकम और कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को क्लब करके 3 क्वेश्चन। फैक्टर प्राइसिंग, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, रिकार्डियन थ्योरी 4 क्वेश्चन। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1 क्वेश्चन। तो दिस इज द सीक्वेंस जिसके बेसिस पर आपको इंपॉर्टेंस देनी है इन टॉपिक्स को। अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल भी देता हूं। अब ये माइक्रो थीम्स है, आई विल शेयर दिस पीडीएफ विद यू, इसको घर पे थोड़ा अच्छे से डिटेल में देखना। मैंने हर एक सिलेबस का टॉपिक यहां पे लिखा है। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स ये सिलेबस का टॉपिक है, उसमें आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा है फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए और कहां से क्वेश्चन आया है। ये पीवाईक्यू 2022, पीवाईक्यू 2024 उधर भी डाल दिया मैंने, ताकि आपको एग्जाम्पल भी साथ में मिलती रहे। ऐसे ही डिमांड एनालिसिस का उधर ही एक क्वेश्चन 22 का, 24 का, 22 का, ऐसे करके एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। देखिए आप, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। अब बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स में क्या क्या पता होना चाहिए आपको। पहले तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, वांट्स एंड स्कैर्सिटी एंड चॉइस किसको कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है, इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, नॉन इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ये बेसिक चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब इधर ही क्वेश्चन देखिए आप, इसी बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। When economists study a market price, their main goal is to figure out why the price is what it is and how might it change. ये बेसिक कॉन्सेप्ट का टॉपिक है, लगभग दूसरे लेक्चर में ही ये पीवाईक्यू निकल जाएगा आपको, सेकंड लेक्चर में। सेंट्रल प्रॉब्लम्स अगर आप पढ़ेंगे या उधर ही आप मार्केट प्राइसेस पढ़ेंगे, आपको उधर ही क्लियर हो जाएगा ये। ऐसे ही आपका एक और क्वेश्चन पूछा गया, विच अमंग द फॉलोइंग गिवन टेक्निक्स इज यूज्ड टू क्राफ्ट फिस्कल पॉलिसी। इसमें से आपको बताना है फिस्कल पॉलिसी में कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होती है। वेरी इजी टॉपिक। ऐसे ही फिस्कल पॉलिसी की बात करेंगे आगे। मीनिंग ऑफ फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी, इनकम टैक्स, बजट डेफिसिट वगैरह वगैरह वगैरह। क्वेश्चन देखिए, अमंग द गिवन ऑप्शंस डैश विल रिड्यूस द बजट डेफिसिट। ये इतना इजी कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने एक बार भी डेफिसिट का टॉपिक पढ़ा होता, यू वुड हैव इजीली आंसर दिस क्वेश्चन।
तो ये पीवाईक्यू आपको बिल्कुल सतह के पीवाईक्यूज है। अब देखिए, जब आप आरबीआई का पढ़ेंगे रोल, उसमें एक रोल होता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी की पॉलिसी के अंदर होती है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल्स। उसके अंदर लगभग 15 से 18 टूल्स है। उसमें से एक टूल है बैंक रेट। उस बैंक रेट पे क्वेश्चन पूछा उन्होंने। अब बैंक रेट पे जब अंदर जाएंगे तो अच्छे सवाल बनते हैं, मगर उनने सतह का क्वेश्चन पूछा। बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई एक्सटेंड्स क्रेडिट टू, किसको लोन देता है ये बैंक रेट पर। सिंपल क्वेश्चन है। लाइकवाइज कमर्शियल पेपर पे क्वेश्चन है। हालांकि कमर्शियल पेपर असल में टॉपिक है, ये टॉपिक है फाइनेंशियल सेक्टर का। ये टॉपिक किसका है? फाइनेंशियल सेक्टर का, विच इज नॉट मेंशन्ड इन योर सिलेबस। ये सिलेबस से बाहर का टॉपिक था। तो फाइनेंशियल सेक्टर आपने यहां पर अगर देखेंगे फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी में, यू विल नॉट फाइंड फाइनेंशियल सेक्टर। इसमें आपको एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, दैट इज फाइनेंशियल सेक्टर, जिसमें आपको शेयर बाजार पढ़ना पड़ेगा, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट पढ़ना पड़ेगा। उसी का टॉपिक एक है जिसको हम कहते हैं कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडीएलओ, डब्ल्यूएमए, रेपो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब के सब फाइनेंशियल मार्केट के, मनी मार्केट के टॉपिक्स है, कैपिटल मार्केट के टॉपिक्स है। तो उन्होंने क्वेश्चन तो डाला था, पर ये स्पेसिफिकली सिलेबस में मेंशन नहीं था। उसके बाद ये सब घर पे देख लेना एक बार कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। अब सर मैंने अब शॉर्ट में ये एनालिसिस करके आपके सिलेबस का रीस्ट्रक्चर्ड क्या सीक्वेंस बनाया है। तो दिस इज योर रीस्ट्रक्चर्ड सिलेबस। व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज आई हैव डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इनटू 2 पार्ट्स। 70% आपका इकोनॉमिक्स ये वाला है, इकोनॉमिक्स 1। बाकी का इकोनॉमिक्स 2 आपका 30% है। इन टर्म्स ऑफ द वेटेज इट विल गिव यू इन योर एग्जाम। जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, 70% क्वेश्चन यहां से आएंगे आपको, 30% क्वेश्चन यहां से आएंगे आपको। अब मैंने इसको इस सीक्वेंस में क्यों तोड़ा? क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इकोनॉमिक्स 1 जो पोर्शन है आपका, ये 8 टॉपिक, ये आपको सारे एसएसबी एग्जाम्स में काम आएंगे, सारे एसएसबी एग्जाम्स में। और ये जो इकोनॉमिक्स 2 वाला पोर्शन है, दे आर स्पेसिफिक टू एफए, दे आर स्पेसिफिक टू एफए। दैट इज व्हाई आई हैव डिवाइडेड इट। सो वंस यू कवर दी एफए इकोनॉमिक्स 1 वाला पोर्शन, ये एनटी में, एसआई में जो एग्जाम देना है दो, उसमें यही टॉपिक्स है। और ये वाला थोड़ा अलग है, इट इज स्पेसिफिक टू एफए। समझा? तो हम सर इकोनॉमिक्स 1 करेंगे पहले, बाद में इकोनॉमिक्स 2 पे। इकोनॉमिक्स 1, इकोनॉमिक्स 2 आपके अलग फैकल्टी लेंगे। इकोनॉमिक्स 1 विच इज 70% ऑफ योर सिलेबस विल बी टेकन बाय मी, और उसको हम इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे जो मैंने यहां पे लिखी है। बिकॉज आप ये सीक्वेंस फॉलो करोगे, आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि मैंने ये क्यों रखा था 3rd पे, क्यों रखा था 5th पे। तो अब आप ये लिखिए अपने नोट्स पे, सिलेबस या रीस्ट्रक्चर्ड सिलेबस, रीस्ट्रक्चर्ड सिलेबस। इसमें आप लिखेंगे इकोनॉमिक्स 1, इकोनॉमिक्स 1। अब जो लड़कियां 3 हैं, आप आगे आ जाइए। लड़कियों के लिए हमने आगे जगह रखी है। इकोनॉमिक्स 1 लिखो। पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। लिखा पहला टॉपिक? जल्दी जल्दी थोड़ा। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। दूसरा टॉपिक लिखो, कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तीसरा टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स मेजरमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स मेजरमेंट। इन दोनों को आप करेंगे ब्रैकेट में क्लब। इसको क्लब करके पढ़ना है, दैट इज मोर प्रोडक्टिव। ठीक है ना? आगे लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, characteristics and problems of developing economy, characteristics and problems of developing economy। लिखा सर? नंबर 5, fiscal and monetary policy। लिखो लिखो, हाथ से लिखो। fiscal and monetary policy, meaning
scope and methodology. Meaning, scope and methodology. Role of RBI. Role of RBI. सातवां, प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकोनॉमी. प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकोनॉमी. और आखिरी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया. दिस इज योर इकोनॉमिक्स 1. आइए सीधा आगे आइए, आगे आइए. सिट, प्लीज मेक रूम फॉर हर. लिखा सर? ये क्या है? इकोनॉमिक्स 1. उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स 2 आता है. ये आपको दूसरे टीचर जब आएंगे वो आपको इसका लिखाएंगे उस वक्त, ठीक है? फिलहाल ये आपका 70% पोर्शन है. तो हम आज इसी से शुरू करेंगे. पहला टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स. बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स. अच्छा, बिफोर वी बिगिन, आप में से किन्होंने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में? आज नहीं किया है किसी ने? किया है किसी ने मास्टर्स? अच्छा, ग्रेजुएट कौन है? आप ग्रेजुएट. गुड. अच्छा, किसने इकोनॉमिक्स कुछ नहीं पता उसको? थोड़ा सा क्या कि मुझे चाहिए ये, ताकि मैं अपना लेवल सेट कर सकूं क्लास का. मेजॉरिटी नील बटे सन्नाटा है. ठीक है, मैं उसी को दिमाग में रखते हुए बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा. ठीक है, चलिए सर. इंट्रोडक्शन. पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल में क्या क्या आएगा. टेक्निकली इसमें सब कुछ आता है, ठीक है, लेकिन मैं इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट का आपको कुछ एलिमेंटरी चीजें बताऊंगा जिसके बेसिस पर इकोनॉमिक्स का आपको वो दिमाग में तार खुलेंगे कि ये सब्जेक्ट है क्या असल में. उसके बाद ही हम इसके पहले टॉपिक पे जाएंगे फिर. तो आज के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले व्हाट आई विल बी कवरिंग इज द जेनेसिस. इकोनॉमिक्स का जेनेसिस. जेनेसिस क्या होता है सर? द ओरिजिन स्टोरी. शुरुआत कहां से हुआ इसका? ओरिजिन. अब इज इट इंपॉर्टेंट? यस. इसी से आपको पहला कदम इकोनॉमिक्स में रख सकते हैं आप. when you try to understand something, you should understand its genesis story. आपका शुरुआत कहां से हुआ. नाउ सर, इकोनॉमिक्स की शुरुआत हम कहां से करें? पहले तो सर डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए स्लाइटली कि हमारे पास इकोनॉमी इज समथिंग एल्स, इकोनॉमिक्स इज समथिंग एल्स. इकोनॉमी इज द एक्टिविटी दैट इज हैपनिंग. अभी क्या एक्टिविटी चल रही है? फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ आई एम सेलिंग यू समथिंग. I am producing a service that you guys have, let's say, purchased. मैं एक सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूं जो आपने खरीदा. ये क्या हो रहा है सर? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है. अभी ये प्रैक्टिकली हो रही है हमारे साथ. यस. क्या ये कोई थ्योरी है? नहीं, ये प्रैक्टिकल हो रहा है हमारे साथ. इसको हम कहते हैं इकोनॉमी. इकोनॉमिक फिनोमेना है ये असल में. दूसरा हो गया सर, हमारे पास एक रिसर्च विंग है कश्मीर यूनिवर्सिटी में जो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज लिखती है, उस पर इकोनॉमेट्रिक्स का डेटा लेकर आते हैं. उसके बाद दे कैलकुलेट समथिंग, स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं उसमें, मैथ लगाते हैं उसमें, देन दे कम अप विद अ ब्यूटीफुल थ्योरी. दैट इज द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ इट. वो थ्योरेटिकल पार्ट इज इकोनॉमिक्स. जो प्रैक्टिकल पार्ट है दैट इज इकोनॉमी. समझ आ रहा है आपको? मोस्टली वी डील विद इकोनॉमी. आपके मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इकोनॉमी पे सवाल पूछते हैं. जैसे राइट नाउ जब आप बाहर जाते हैं कोई चीज खरीदने, वो कितने में मिलता है सर? वो मिलता है 100 रुपए में बिस्किट मिलता है. अच्छा, लास्ट ईयर कितने में था? लास्ट ईयर 95 में ही था. क्या उसमें कुछ इंक्रीमेंट हुआ है प्राइस में? बिल्कुल हुआ है. क्या मुझे फील हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि मैं 5 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूं. तो सर इस फिनोमेना को हम कहते हैं इन्फ्लेशन. महंगाई हो गई. सर मेरा ओवरऑल इनकम कितना है? सर मेरे देश का ओवरऑल इनकम मान लो 300 लाख करोड़ का है. सर मेरा पर्सनल पर कैपिटा कितना है एवरेज? सर मेरा एक बंदे का इनकम है लेट्स सपोज 1.5 लाख पर एनम. तो सर ये क्या? ये 1.5 है जो मैं रिसीव कर रहा हूं. ये भी इकोनॉमिक फिनोमेना है.
गवर्नमेंट ने बजट अनाउंस किया, उसमें उन्होंने 10 स्कीमें लेकर आ गए। प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना में हम हर लैक्टेटिंग मदर को 6,000 रुपए का पैसा ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर होता है, ये असल इकोनॉमिक फिनोमेना है। तो बजट, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ग्रोथ, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स हैं। समझ आ रहा है? उसके बाद है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। बच्चे क्या तात्पर्य, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट क्या? उस आपको पर्सनली लाइफ में कभी वो इस्तेमाल नहीं होगा, मगर आपको इन्फ्लेशन से फर्क पड़ेगा, आपको आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से फर्क पड़ेगा, बिकॉज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ही चीजों का दाम डिसाइड करती है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ही महंगाई डिसाइड करती है, और महंगाई डिसाइड होती है, होती नहीं है, उसको लाना पड़ता है। यह आरबीआई की पॉलिसी है, उससे हम पे फर्क पड़ता है। बजट जब आता है तो सब लोग देखते रहते हैं बजट में क्या होगा। बजट में अनाउंस हुआ, शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है। आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, शेयर मार्केट चढ़ा तो आपके म्यूचुअल फंड में आपको फायदा हुआ। ये सारी चीजें कनेक्टेड है आपस में। तो सर अगर हम इसकी जेनेसिस स्टोरी देखें, इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स, origin of economics as a subject, as a subject, as a subject, as a subject. Now pay attention. सर कहां से निकला ये? सर असल में ये फील्ड है फिलॉसफी का। सो हम फिलॉसफी से शुरू करेंगे इसको। अब फिलॉसफी ऑलरेडी नो इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। फिलॉसफी के अंदर वी हैव अ ब्रांच जिसको हम कहते हैं सोशल फिलॉसफी। सोशल फिलॉसफी साथ साथ लिखेंगे, ऐसे ही बनाएंगे, सोशल फिलॉसफी। सोशल फिलॉसफी में एक खास कॉन्सेप्ट डिस्कस होता रहता है जिसको हम कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। The concept of distributive justice. सर ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है? सर बताया आज ये जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में दो चीजें, डिस्ट्रीब्यूशन और जस्टिस। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और ये पूछा जा रहा है जो भी चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है क्या वो जस्ट है या अनजस्ट है, क्या वो जस्टिस के पैरामीटर्स पे खरा उतरती है या नहीं उतरती है। तो कोई चीज मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वेदर दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज जस्ट और अनजस्ट। इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब सवाल है कौन सी चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, दैट्स माय क्वेश्चन। सर हमने क्या देखा कि सोसाइटीज में, व्हेन यू टॉक अबाउट सोसाइटीज, वी हैव ऑलवेज सीन अ लॉट ऑफ डिविजन्स इन सोसाइटीज, अ लॉट ऑफ डिविजन्स हमेशा से रहे। ऊपर वाले का निजाम है, वो किसी को देकर आजमाता है कि शुक्र करेगा नहीं, किसी को लेकर आजमाता है कि सब्र करेगा नहीं। तो उसका ये निजाम है। उसने हमेशा हर सोसाइटी में एक डिवाइड हमेशा रखा है, दैट इज योर क्लास डिवाइड, द डिवीजन बिटवीन द रिच एंड द पुअर। और इसका कोई रीजन नहीं हमारे पास, किसको क्यों मिलता है। हमारी फैमिली में जो सबसे, टू बी ऑनेस्ट, मेरे कुछ मामू हैं ढेर सारे, उनमें से जो सबसे पैसा वाला है उसको दुनिया की उतनी नॉलेज नहीं है। अल्लाह की बहुत नॉलेज है उसको, मगर दुनिया की नॉलेज उसको ज्यादा नहीं। सबसे पैसे वाला वही है। और दूसरा जो सबसे पढ़ा लिखा है उसके पास उतना पैसा नहीं है। अब ये उसका निजाम है, किसके लिए खोलेगा किसके लिए बंद करेगा, ये उसने अपने पास रखा है। अब हम इसी को डिस्कस करना चाह रहे हैं, इसी को सोचना चाह रहे हैं कि भाई किसी को इतना पैसा कैसे मिल गया, किसी ने वेल्थ कैसे जनरेट की, और किसी के पास क्यों नहीं है वेल्थ। सो हमारे सोसाइटी में एक बहुत बड़ा डिवीजन है जिसको हम क्लास डिवाइड कहते हैं, बिटवीन द रिच एंड द पुअर देयर इज अ क्लास डिवाइड। लाइक मेनी अदर डिवाइड्स वी हैव द कास्ट डिवाइड इन कश्मीर आल्सो, है कि नहीं, तगड़ा कास्ट डिवाइड है। वो चीज गया, आप बोल सकते हैं इस्लाम में कास्ट नहीं, पर मुसलमानों में कास्ट तो है। इस्लाम में है नहीं है, मुसलमानों में कास्ट है, तगड़ी कास्ट है। आप इंटरकास्ट मैरिजेस बहुत मुश्किल हो जाती है करना, खासतौर पर जो सैयद वाले हजरात हैं, उनको तो लगता है कि भाई हम तो, मतलब उसका भी अपना रीजन है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, पर वो क्यों करते हैं विद इन देयर ओन जो भी उनका है सिस्टम। आई एम फ्रॉम अ सैयद फैमिली, आई नो कि उनका इंटरनल क्या सिस्टम होता है कि नहीं भाई अंदर ही होना चाहिए, बिकॉज पता नहीं वी आर अ प्योर ब्लड, है ना, तो हम पे जहन्नम हराम हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
तो ये सिस्टम है कुछ, लेकिन उसका भी है अपना एक पूरा लॉजिक है उसका, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. तो वी हैव अ कास्ट डिवाइड, तगड़ा कास्ट डिवाइड. Then we also have some other divisions like religious divide between Hindus and Sikhs and Muslims and Christians and all. Then we also have a class divide between rich and the poor. ये divisions है, अलग अलग divisions है. Linguistic divisions भी है. आप देख रहे हैं कि साउथ इंडिया में क्या हो रहा है. They wanted a state purely on the basis of language. उनको अलग से language पे state चाहिए. North East का अलग divide है. बहरहाल I'm here only concerned about the class divide, rich and poor वाला. Now my question to all of you is, when you talk about the class divide between the rich and the poor, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है किसी चीज का. अब वो डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का हुआ है सर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. तो मैं यही कह रहा था आपको, कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और मैंने जो डिवीजन लिया वो मैंने रिच और पोर का डिवीजन लिया, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वेल्थ का. मेरा सवाल यह है कि किसी के पास ज्यादा वेल्थ है और किसी के पास कम वेल्थ है, इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है या अनइक्वल है? सर देयर इज इनइक्वालिटी, देयर इज इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन, है कि नहीं? माय क्वेश्चन इज वेदर दिस इनइक्वालिटी इज जस्ट और अनजस्ट. दैट इज माय क्वेश्चन. यही है असल क्वेश्चन, इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ देखिए कैसे हुआ, उसके बाद वो जस्टिस के पैरामीटर्स पे खरा उतरता है या नहीं उतरता. इनइक्वालिटी अच्छी है या बुरी है? शॉर्ट में सवाल ही है, इनइक्वालिटी अच्छी है या बुरी है? अब कुछ लोगों को बोलेंगे बताइए क्या है इनइक्वालिटी, बोलेगा सर बुरी है, नहीं होनी चाहिए. कुछ लोग बोलेगा नहीं सर हो सकती है, जो काम करेगा उसको ज्यादा पैसा, जो नहीं करेगा उसको कम पैसा. अब इनइक्वालिटी अच्छी है या बुरी, इट इज अ डिबेटेबल कॉन्सेप्ट. कुछ कंट्रीज के लिए अच्छी है, कुछ कंट्रीज के लिए बुरी है. इंडिया में इकोनॉमिक सर्वे कुछ 3-4 साल पहले आया, उसमें एग्जैक्टली चैप्टर का नाम ही था ये कि इंडिया की इनइक्वालिटी हमारे नेशनल गोल्स और एस्पिरेशंस के साथ कन्वर्ज करती है, इट्स नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद दैट. तो इनइक्वालिटी यहां पर खराब नहीं है. अब आप बोल सकते हैं इनइक्वालिटी कैसे सही हो सकती है? देयर इज अ चांस. मैं आपको एक एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझा सकता हूं. जैसे वी हैव अ क्लास टेस्ट. मैंने क्लास में अभी आपको एक टेस्ट कर दिया, 100 मार्क्स का टेस्ट रखा मैंने, 100 मार्क्स का टेस्ट रखा. अब ये टेस्ट मैंने 2 हिस्सों में किया, एक तरफ से लड़कों में टेस्ट किया, दूसरी तरफ से लड़कियों में टेस्ट किया. 100 मार्क्स पेपर सेम है. मैंने कहा कल टेस्ट होगा, आपको तैयारी करिए. तो लड़कों ने टूटी फूटी तैयारी की, अच्छे से वो कर नहीं पाए, एवरेज मार्क्स उनको 40 मिल गए 100 में से. लड़कियों ने बड़ा अच्छा पढ़ा, टॉपर हमेशा, उनको मिल गए 100 में से 80 एवरेज. अब मुझे बताइए बात, लड़कियों को मिले 80 और लड़कों को मिले 40. मैंने इन दोनों में, लड़कियों और लड़कों में डिस्ट्रीब्यूट किए मार्क्स, किसी को 80 दिए, किसी को 40 दिए. तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मार्क्स का. अब क्या ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है या अनइक्वल है? अनइक्वल है. देयर इज इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स. बट डू यू थिंक इट इज अनजस्ट और इज इट जस्ट? इट इज जस्ट. इन्होंने नहीं पढ़ा तो एवरेज 40, इन्होंने पढ़ा तो एवरेज 80. बट आई एम अ बिलीवर ऑफ एब्सोल्यूट इक्वालिटी. आई डोंट बिलीव इन इनइक्वालिटी. मैं एब्सोल्यूट इक्वालिटी मानता हूं. तो मैं क्या करूंगा, मैं इनके 20 काटूंगा, इनको 60 पर गिराऊंगा, और इनको 20 दूंगा, इनको 60 पे चढ़ाऊंगा. तो मैंने इनको बराबर इक्वल कर दिया. इज इट जस्ट? ऐसी इक्वालिटी ही अनजस्ट हो गई. समझ आ रहा आपको? सो इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा डिबेट है कि ये है क्या, उसी को स्टडी करना. शॉर्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यही स्टडी करता है. अब सर जब हम इस एग्जाम्पल को अगर छोड़ दें और हम रिच और पोर के बीच के बात करें, और हमने कहा इनके बीच में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है किस चीज का, वेल्थ का, और उसको हमें जस्टिस के पैरामीटर पे नापना है, तो हमने कहा कि भाई ये करने के लिए व्हाई डोंट वी क्रिएट अ सेपरेट डिसिप्लिन. व्हाई डोंट वी क्रिएट अ सेपरेट डिसिप्लिन. एक अलग ही डिसिप्लिन बना देते हैं जो क्या करेगा सर, जो स्पेसिफिकली किसको स्टडी करेगा, वेल्थ को. तो हमने कहा ठीक है, वेल्थ को स्टडी करने के लिए जो सेपरेट डिसिप्लिन हम बनाएंगे उसका नाम रखेंगे इकोनॉमिक्स. क्या नाम रखेंगे? इकोनॉमिक्स. समझ आया आपको कहां से निकला ये? सो ये निकला है सोशल फिलॉसफी के कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से, जहां पर हम पढ़ते हैं व्हाई सम पीपल आर रिच एंड सम पुअर, व्हाटएवर द आंसर वेदर इट इज जस्ट. उस कॉन्सेप्ट से निकला है इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट डिसिप्लिन, जो क्या स्टडी करना चाहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. समझा? दैट इज द जेनेसिस स्टोरी. लिखिए एक लाइन, social philosophies
concept of distributive justice, concept of distributive justice, that is why some people are rich and some poor, and whatever the answer, whether it is just, full stop. Social philosophies, whether it is just. 18th century philosophers wrestling with these questions, gave rise to economics, as a separate discipline. क्लियर हुआ? इतना क्लियर है? चलिए सर, तो पहली चीज वी हैव कवर्ड, इसका जेनेसिस स्टोरी बता दिया मैंने आपको, ओरिजिन कहां से हुआ है। अब यहीं पर देखिए, अब जब मैं रिच की बात करता हूं और जब मैं पुअर की बात करता हूं तो हम कह रहे हैं इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वेल्थ का। तो असल में हम किन की बात कर रहे हैं सर? वी हैव रिच हाउस होल्ड्स इन कश्मीर। आपके पास कुछ रिच हाउस होल्ड्स है, जैसे निशात का इलाका बड़ा रिच हाउस होल्ड माना जाता है, अप टाउन का इलाका अच्छा खासा, सनत नगर, ये हैदरपुरा वाले, हर एक तो नहीं है पर अच्छे खासे लोग भी रहते हैं वहाँ। देन यू हैव पुअर हाउस होल्ड्स ऑल्सो इन कश्मीर। सो इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वेल्थ का। तो हम हाउस होल्ड्स की बारे में बात कर रहे हैं असल में। तो वी आर टॉकिंग अबाउट whom? वी आर टॉकिंग अबाउट हाउस होल्ड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिलीज और हाउस होल्ड्स की बात कर रहे हैं। और हम ये बात कर रहे हैं कि ये हाउस होल्ड और ये फैमिली अपनी वेल्थ कैसे मैनेज करता है, अपने रिसोर्सेज कैसे मैनेज करता है। उसी के बेसिस पे हमें समझ आएगा कि भाई ये अमीर क्यों है और ये गरीब क्यों है। ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको देखना है तो आपको हाउस होल्ड की मैनेजमेंट देखनी पड़ेगी। इसीलिए हमने इकोनॉमिक्स को कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है सर? तो बोला गया इकोनॉमिक्स कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड, लिखिए, इकोनॉमिक्स कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड, इकोनॉमिक्स कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड oikonomia. 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 What is oikonomia? Oiko हो गया household और nomia हो गया management. समझ आ रहा आपको कहां से निकला ये household management? Is it clear? अरिस्टोटल ने इसी को फैमिली मैनेजमेंट कहा था। तो ये है आपका रूट वर्ड इसका। तो आपने ओरिजिन देख लिया इसका, इकोनॉमिक्स का मतलब भी समझ लिया हमने, फैमिली मैनेजमेंट शुरुआत का। अब सर ये तो इकोनॉमिक्स का जेनेसिस है जब बनाया गया। आज का इकोनॉमिक्स इज समथिंग एल्स। शुरुआत में इट वाज ऑल अबाउट वेल्थ, धीरे धीरे फिर हालत बदली, वक्त बदला, काफी सारी चीजें ऐड करनी पड़ी, कुछ चीजें हटानी पड़ी। तो आपका वक्त जब बदला तो इकोनॉमिक्स की हैत बदल गई, उसकी शक्ल बदल गई, तो हमने उसको नए तरीके से डिफाइन करना पड़ा। फिर कुछ और हालत बदली, फिर से नया डेफिनेशन आ गया। तो हमने इकोनॉमिक्स की अलग अलग डेफिनेशंस पढ़नी है अब। तो दूसरा टॉपिक लिखेंगे आप डेफिनेशंस। दूसरा टॉपिक आप लिखेंगे डेफिनेशंस। डेफिनेशंस। So I will be giving you 4 definitions which also are the 4 stages of evolution. 4 stages of evolution. 4 stages of evolution. तो 4 definitions और 4 stages of evolution. ये 4 कुछ किताबों में 5 भी दिए हैं, but we'll stick to 4. ये 4 स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन का मतलब है इकोनॉमिक्स जब शुरुआत में आया था तो उसकी कुछ हालत थी, फिर उसकी हालत बदल गई तो नई डेफिनेशन आ गई, हालत बदल गई, नई डेफिनेशन आ गई, हालत बदल गई, आज उसकी मॉडर्न डेफिनेशन है। ऐसे करते करते अलग अलग डेफिनेशन है। तो पहली डेफिनेशन पहला स्टेज था, फिर दूसरी स्टेज, फिर तीसरी स्टेज, फिर चौथी स्टेज।
तो हम पहली स्टेज लिखेंगे, राइट डाउन फर्स्ट स्टेज। तो पहला जो डेफिनेशन है सर, दैट इज नंबर 1, एडम स्मिथ्स wealth definition. Adam Smith's wealth definition. Adam Smith's wealth definition. Adam Smith की wealth definition. ये wealth definition जो Adam Smith की है, ये बहुत पुराना पहला सिस्टम है इसका, इसको हम क्लासिकल एरा भी कहते हैं। क्लासिकल एरा, क्लासिकल एरा। ये कब की बात है? एडम स्मिथ, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, 1776 में ये डेफिनेशन देता है। उसकी एक किताब है बाय द नेम ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये ऐसे सवाल आते हैं बेकार टाइप के, वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी, ठीक है। ये असल में इसका एक पूरा नाम है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। यू डोंट नीड दैट, वेल्थ ऑफ नेशन काफी है आपके लिए। तो कब की किताब है ये? 1776। तो 1776 में एडम स्मिथ को बोला गया, हाउ डू यू डिफाइन इकोनॉमिक्स? उसने कहा इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इट इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, द साइंस ऑफ वेल्थ। तो फुल फोकस किस पे? वेल्थ पे। आपको समझ आया क्यों वेल्थ की बात क्यों कर रहा है? बिकॉज मैंने स्टोरी बताई ना आपको, इसका ओरिजिन कहां से था? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्लास डिवाइड है, क्यों हो रहा है, उसको स्टडी करना है। सो साइंटिफिकली स्टडी करेंगे तो बन गया साइंस ऑफ वेल्थ। समझा? ये पहला डेफिनेशन है इसका। एडम स्मिथ ने और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए इसके साथ, डेफिनेशन तो दे दी उसने, पर ही ऑल्सो गिव सम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो आप बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि इसको हम बाद में पढ़ेंगे जब मैं मार्केट इकोनॉमी पढ़ाऊंगा आपको। ही ऑल्सो गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ लेजर स्फीयर। लेजर स्फीयर ये क्या है ये देखेंगे हम। ही ऑल्सो गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड। इस पे क्वेश्चन आते हैं, एसएससी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस पे। आगे 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 आइए बेटा, आप इस पे शिफ्ट करो, कम हियर, इधर से आ जाओ। इनविजिबल हैंड। अच्छा, इसको मारेंगे आप स्टार, बिकॉज ये अभी नहीं पढ़ सकते, बिकॉज अभी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको मार्केट इकोनॉमी में, जब हम इकोनॉमिक सिस्टम्स पढ़ेंगे वहां पर ये ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो क्या लिखा? 1776 कौन सी किताब? वेल्थ ऑफ नेशंस। उसमें क्या बोला उसने? इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। दैट्स इट, स्टिक टू दैट। इसके अंदर जाना चाहते हैं तो मैं आधा घंटा इस पे और दे सकता हूं, पर आपको जरूरी नहीं है ये। नो वे टू स्टॉप, इतना ही जरूरत है आपको, ठीक है। आगे बढ़िए, सेकेंड डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन है एल्फ्रेड मार्शल्स। एल्फ्रेड मार्शल्स वेलफेयर डेफिनेशन। एल्फ्रेड मार्शल्स वेलफेयर डेफिनेशन। एल्फ्रेड मार्शल्स वेलफेयर डेफिनेशन। अब ये एल्फ्रेड मार्शल ने जो डेफिनेशन दी, ये आपका एरा बदल गया। इसको हम कहते हैं नियो क्लासिकल एरा। इसको आप लिखेंगे नियो क्लासिकल एरा। नियो क्लासिकल एरा। ये सर टाइम था 1890। ये उन्होंने दिया प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। नासिक। उसने बोला क्या असल में? देखो, उसने कहा कि मुझे थोड़ा स्पेसिफाई करके बताओ, ये हम जो ये वेल्थ बार बार पढ़ रहे हैं, ये किसकी वेल्थ है सर? बोला इंसानों की वेल्थ है। इंसानों की बात कर रहे हैं। तो उसने बोला शॉर्ट में, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि इकोनॉमिक्स असल में इंसानों की ही स्टडी है?
अब इंसानों का ओवरऑल स्टडी नहीं पढ़ना हमें कि इन टर्म्स ऑफ कि उसकी बॉडी कैसी है, न्यूट्रिशन कैसा है, वो तो आपके नेचुरल साइंसेस हो गए, बायोलॉजी एंड ऑल। हमें उसका बॉडी स्ट्रक्चर नहीं देखना, हम उसका न्यूट्रिशन और मैकेनिज्म नहीं देखना, हमें उसका इकोनॉमिक बिहेवियर देखना है। तो हकीकत में वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट वेल्थ, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। हम इंसान की स्टडी कर रहे हैं, इंसान का ही इकोनॉमिक फिनोमेना देख रहे हैं। तो इंसान का सिर्फ वेल्थ ही उसका एक एस्पेक्ट नहीं है। अब मैंने ढेर सारे पैसे दे दिए आपको, क्या जरूरी है उससे आप खुश रहेंगे या आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी जस्ट बिकॉज कि मैंने आपको पैसे दे दिए? हमने देखा कि 2 फैमिलीज है, अगर इस फैमिली के पास भी वेल्थ है 10 लाख, इस फैमिली के पास भी वेल्थ है 10 लाख, तो क्या इनका वेलफेयर सेम होगा? जरूरी नहीं है। इसने 10 लाख उठाकर पूरा जुए में उड़ा दिए और इसने 10 लाख उठाकर एजुकेशन में डाले, इसने 10 लाख उठाकर हेल्थ में डाल दिए, इसने 10 लाख उठाकर ड्रिंकिंग वाटर, साफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अपनी फैमिली को दी, इसने 10 लाख उठाकर अपने पेरेंट्स के लिए वो मसाजिंग मशीन लाई। सर ये अपने 10 लाख डेवलपमेंटल वेलफेयर पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इन दोनों का वेलफेयर बराबर नहीं है। वेल्थ से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आपको हकीकत में देखना है इंप्रूवमेंट इन ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ बेहतर होनी चाहिए, लाइफ का बिजनेस बेहतर होना चाहिए। मार्केट ही सिर्फ सब कुछ नहीं है कि बस प्रॉफिट ही मिल जाए और वेल्थ ही मिल जाए। तो हमें असल में इंसान के बाकी एस्पेक्ट्स को भी देखना चाहिए इसमें। तो हमने क्या कहा सर, वेल्थ का कॉन्सेप्ट तो ठीक है, बट इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, बट इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ मैन। इट इज अ स्टडी ऑफ मैन, और जहां पर हम उसका वेलफेयर वाला एस्पेक्ट देखेंगे, इंप्रूवमेंट इन ह्यूमन लाइफ। समझ आ रहा है? तो क्या बोला उसने, लिखिए इन्वर्टेड कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ बट एज अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ मैन, but as a part of study of man, as a part of study of man। लिखा? नेक्स्ट पॉइंट, इसी का एक दूसरा वर्जन है। इट इज द स्टडी ऑफ मैन, इट इज द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, in the ordinary business of life, in the ordinary business of life, business of life। समझ आ रहा है? that is it studies human welfare, it studies human welfare and not just wealth, and not just wealth, studies human welfare and not just wealth। क्लियर है? ये तीसरा डेफिनेशन है। ये जो डेफिनेशन लिखा रहा हूं ना मैं, इस पे एक एक लाइन पे क्वेश्चन आया है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया है। तो रिमेंबर दिस, जो मैं लिखा रहा हूं मैं बड़ा क्रिस्प लिखा रहा हूं आपको, कोई दंदर वंदर नहीं है ये। तो जितना है उसको याद करना पड़ेगा आपको। नंबर 3, तीसरा लिखेंगे सर। तीसरा है हमारे पास लायनल रॉबिन्स, लायनल रॉबिन्स स्कैर्सिटी डेफिनेशन, स्कैर्सिटी डेफिनेशन, लायनल रॉबिन्स स्कैर्सिटी डेफिनेशन। रॉबिन कहता है कि हमारी डेफिनेशन अब नए एज की डेफिनेशन है, इसको हम कहते हैं द न्यू एज, द न्यू एज, द न्यू एज, द न्यू एज। नाउ सी, रॉबिन्स का स्कैर्सिटी डेफिनेशन क्या है? पहले तो ये उसने दिया 1932 में, 1932 में किसमें दिया? लिखिए, एन एसे इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस, an essay into the nature and causes of economic sciences, an essay into the nature and causes of economic sciences।
अच्छा बोला क्या उसने? डेफिनेशन पहले लिखेंगे फिर मैं इंटरप्रेट करूंगा इसको. लिखिए. इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर as a relationship between ends and scarce means that have alternative uses. As a relationship between ends, E-N-D-S, and scarce means that have alternative uses. That have alternative uses. इसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा. लिखिए इंटरप्रिटेशन. इसमें मैं थोड़ा टाइम दूंगा बिकॉज इस पे क्वेश्चंस निकलेंगे आपको. तो मैंने सर इसके कीवर्ड्स कुछ लिखे. इट इज द रिलेशनशिप ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ व्हाट? ह्यूमन बिहेवियर. तो कुछ नहीं कर रहा, ह्यूमन बिहेवियर ही पढ़ रहा है फिर से. तो थोड़ा एक्सटेंडेड आइडिया है. स्टडी ऑफ मैन बोला था एल्फ्रेड ने पहले, तो उसके बाद आपने ह्यूमन बिहेवियर बोल दिया उसको. लेकिन कौन सा ह्यूमन बिहेवियर देखना है सर? जहां पर हम रिलेशनशिप सेटअप करते हैं या एस्टैब्लिश करते हैं एंड्स और मीन्स में, दैट हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. नाउ ये मैं आपको कितनी भी बार बोलूं आपको ये समझ आएगा नहीं, बिकॉज आपको एक एग्जाम्पल चाहिए. यू विल अंडरस्टैंड देन कि क्या हो रहा है ये. देखिए मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको. लेट मी गिव एन एग्जाम्पल ऑफ, लेट्स से एक लड़का है अली. ठीक है. अब इसको, ये मेरा भतीजा है, 5 साल का बच्चा है. अब इसको समझ आ गया है कि इसको चीज़ें वीज़ें खरीदनी चाहिए, इसको चॉकलेट वगैरह ये सब चीज़ें उसको बड़ा अच्छा लगता है. इसको कोई इसके लिए कुछ लाता है. अब ये रोज़ तंग करेगा कि भाई मुझे फलाना चीज़ चाहिए, मुझे वीडियो गेम लेकर दो, मुझे फलाना चीज़, वो जो आती है गाड़ी या स्विमिंग पूल वगैरह जो वो रबर वाला आता है, वो सब चीज़ें चाहिए अब इसको. अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि एक ही साथ मैं अपना टेंशन ही ख़त्म कर देता हूँ. मैंने उसको उठाकर अपने साथ सुपर मॉल लिया. तो अब आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में है, मॉल में है. मैंने इसको कहा मॉल में तो सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें, तो एक काम कर देते, मैं आपको देता हूं 500 रुपया. क्या देता हूं? 500 रुपया. ये आपका 500 रुपये. 500 में जो खरीदना है खरीदो, इसी में जितना आएगा उतना ही खरीद सकते हैं आप. मेरे पास और पैसे नहीं है. तो आई गेव हिम ₹500. अब जैसे ये 500 लेकर दुकान में जाएगा या वहां पर देखेगा किस किस टाइप की दुकान है, इसको पता चलेगा भाई 500 में सबसे पहले, अगर ये इंटेलिजेंट बंदा है तो बोलेगा कि सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा 500 में कौन कौन सी चीजें मैं खरीद सकता हूं. तो ये देखा कि 500 में अगर मैं चाहूं तो एक बड़ा सा एक बैग खरीद सकता हूं स्कूल के लिए, स्कूल बैग 500 में आ जाएगा स्कूल बैग. या तो अगर मैं चाहे एक बड़ा सा वो गिफ्ट रैप वाला चॉकलेट खरीद सकता हूं, तो एक लार्ज साइज चॉकलेट. या मैं खरीद सकता हूं 500 में एक पिज्जा. या ऐसे करते करते लेट्स सपोज कोई कलर्स या कोई टॉयज वगैरह. अब ये बच्चा है तो ये ऐसी चीजें सोच रहा है 500 में क्या क्या खरीद सकता है. अब जो चीजें ये खरीदना चाह रहा है, क्या ये सारी चीजें 500 में खरीद सकता है? नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? सर इसके पास जो ये 500 रुपए है, ये इसका स्केर्स रिसोर्स है. ये इसका क्या है? स्केर्स रिसोर्स है, लिमिटेड रिसोर्स है. और इस लिमिटेड रिसोर्स का अगर ये इस्तेमाल करना चाहे तो ये अलग अलग जगह पर इस्तेमाल कर सकता है. इसका ये यहां पर इस्तेमाल कर सकता है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर. तो सर ये बन गए इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस. क्या बन गए? ऑल्टरनेटिव यूजेस. अब सर मेरे पास है स्केर्स रिसोर्सेज जिनके क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस है. नाउ सब कुछ तो मैं कर नहीं सकता, देन आई विल हैव टू चूज. मुझे इनमें से किसी को चूज करना पड़ेगा. Because I have scarce resources जिसके alternative uses है, तो sir what I can do is I have to make a choice. I have to make a choice. अब मुझे चूज करना पड़ेगा. अब सर मैं किसको चूज करूं? वो उसका अपना सिस्टम है, वो किस बेसिस पे चूज करेगा. उसने डिसाइड करा मेरा टेस्ट है कि मैं पिज्जा खाना चाहता हूं, उसने पिज्जा को चूज किया. पिज्जा बन गया आपका एंड. क्या बन गया? एंड. तो उसने अपने रिसोर्सेज पिज्जा में डाल दिए और पिज्जा उसका एंड बन गया. समझ आ रहा आपको? अब ये इसके सेंस में तो समझ आ जाएगा आपको,
लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैरेक्टर चेंज कर दूंगा, आपको समझ आएगा इकोनॉमिक फिनोमेना जनरेट कैसे हो जाएगा इससे। इसी एग्जाम्पल में मैं कैरेक्टर बदल दूंगा। अब देखो, अब ये एग्जाम्पल में व्हाट नाउ आई एम डूइंग इज, अब मैं अली को यहां पर चेंज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख रहा हूं। अब मैं किसको ले रहा हूं अपने साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 500 रुपए नहीं दिए मैंने, 500 करोड़ दे दिए। अब ये 500 करोड़, अगर 500 करोड़ भी है, लिमिटेड है अनलिमिटेड है, ये तब भी स्केर्स है, रिसोर्सेज तब भी स्केर्स है उसके। अब ये 500 करोड़ का इस्तेमाल करके स्कूल में पैसा लगा सकता है, इन अदर वर्ड्स एजुकेशन में पैसा लगा सकता है। ये 500 करोड़ का इस्तेमाल करके लार्ज साइज इंडस्ट्रीज खरीद सकता है। ये 500 करोड़ का इस्तेमाल करके लेट्स सपोज होटल की चेन बना सकता है। ये 500 करोड़ का इस्तेमाल करके लेट्स सपोज हेल्थ में पैसा लगा सकता है। 500 करोड़ का इस्तेमाल करके लेट्स सपोज एग्रीकल्चर में पैसा लगा सकता है। तो गवर्नमेंट को अलग अलग जगह पे पैसा लगा सकती है। अब सवाल है सर, ये सब कुछ तो अचीव होगा नहीं आपके पास। आपके पास रिसोर्सेज 500 है जो आपके स्केर्स रिसोर्सेज है, जो इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। अब आपको चूज करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, इस 500 करोड़ के साथ मुझे कौन सी चीजें करनी है। मैं कितना पैसा स्कूल में डालूंगा, मैं कितना पैसा इंडस्ट्रीज में डालूंगा, मैं कितना पैसा एग्रीकल्चर में डालूंगा, मैं कितना पैसा हेल्थ में डालूंगा। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कहा कि 2.5% आपका बजट एलोकेशन हेल्थ में जाना चाहिए। 2.5% ऑफ जीडीपी कितना जाना चाहिए, 2.5% ऑफ 300 लाख करोड़ हैज टू गो टू हेल्थ। ऐसे ही दिस मच मनी हैज टू गो टू एग्रीकल्चर, दिस मच मनी हैज टू गो टू एजुकेशन सेक्टर। तो सर दिस इज द चॉइस, और इसी चॉइस को हम बजट कहते हैं। इसी चॉइस को हम क्या कहते हैं, बजट। क्या अली की चॉइस और साकिब की चॉइस में फर्क हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो क्या बीजेपी की चॉइस और कांग्रेस की चॉइस में फर्क होगा? तो क्या उनका बजट अलग होगा? बिल्कुल अलग होगा। समझा? तो इकोनॉमिक्स क्या है सर? इट इज द स्टडी ऑफ चॉइसेस। इट इज द स्टडी ऑफ चॉइसेस। क्लियर हो रहा है? दिस इज इकोनॉमिक्स। नाउ सी, अगर आपने ये नहीं लिखा, इसको आप शॉर्ट में आप कैसे लिख सकते हैं? ये एग्जाम्पल इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर यू। शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं। आप इकोनॉमिक्स में हम ऐसी चीजें समझते हैं दैट ह्यूमंस जो है inherently they come up with two conditions, that humans have unlimited wants. They have unlimited wants. Wants उसकी कभी खत्म नहीं होगी, unlimited wants. जैसे Prophet said in a Sahih tradition that if you give the son of Adam a mountain of gold, a full big mountain of gold, he will ask for another. उसके बाद उसको दूसरा चाहिए, दूसरा दोगे उसके बाद उसको तीसरा चाहिए। उसको ये खत्म नहीं होगा कभी, अनलिमिटेड वांट्स है उसकी। आप अगर देखेंगे जो आखिरी बंदा निकलेगा, ऐसे जो हमारे ट्रेडिशन में है, जो आखिरी बंदा जहन्नम से निकलेगा और फिर वो जन्नत की तरफ जाएगा, तो उसको बोला जाएगा पहले कि वो दुआ करेगा कि मुझे निकालो यहाँ से। बोलेगा ठीक है मैं निकालूंगा, और तो कुछ नहीं मांगोगे? बोला नहीं, उसके बाद कुछ नहीं। तो उसको निकाला जाएगा, बोला रो साइड पे, तो उसका नाम होगा जुहैना। तो जब निकाला जाएगा उसको बोला रो साइड पे, उस साइड पे रहेगा। उसके बाद उसको एक ग्लिम्प्स दिखाया जाएगा जन्नत की एक दरख्त का। उसको अंदर से वलवला होगा, अब कैसे मांगू, अब कैसे मांगू। वो काफ़ी टाइम रहेगा ऐसे ही। उसके बाद बोलेगा मुझे उस दरख्त तक पहुंचा दो। फिर वो मांगेगा, उसके बाद एक और दरख्त देखेगा उससे बड़ा, उससे ब्यूटीफुल, फिर वो मांगेगा। ऐसे करते करते वो जन्नत के दरवाजे तक पहुंचेगा और दरवाज़ा बंद होगा। फिर उसको एक ग्लिम्प्स दिखाया जाएगा दरवाज़ा खोल के। फिर अंदर देखेगा, बोलेगा मुझे अंदर ले जाओ। तो प्रॉफिट जब ये कह रहे थे तो उनको हंसी आई। तो साहबा ने कहा आपने क्यों हंसा? बोला कि जब ये हो रहा था तो अल्लाह ने भी हंसा, तो इसीलिए मैं हंस रहा हूँ। तो फिर जाके उसको आखिरी बंदे को जब जहन्नम में डाला जाएगा और फिर जन्नत में डाला जाएगा, दरवाजे बंद होंगे, फिर कहा जाता है कि तुम्हें, अल्लाह ताला कहेंगे कि इसके बाद मैं तुम्हें 10 गुना बड़ी, दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत दूंगा, क्या उस पर तुम राजी हो जाओगे? बोला हाँ। उसके बाद मुझे नहीं चाहिए कुछ। तो उससे दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत मिलेगी। तो बहरहाल उसकी ये थर्स्ट कभी खत्म नहीं होगी, वो मांगता रहेगा। ह्यूमंस हैव अनलिमिटेड वांट्स, बट वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस। वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस। सर जब वांट्स आपकी अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज आपके क्या है, लिमिटेड, इसकी वजह से क्या होगा सर? प्रॉब्लम ऑफ या स्कैर्सिटी होगी। क्या होगी? स्कैर्सिटी। स्केर्स रिसोर्सेज है आपके पास, स्कैर्सिटी की वजह से आपको क्या करना पड़ेगा? देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसी को स्टडी करने को हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक्स।
समझा? तो आपको समझ आ गया रॉबिन ने इसको स्कैर्सिटी के अंदाज में देखा। और स्कैर्सिटी किसी भी तरीके से हो सकता है। अगर दूसरी एग्जांपल दूं, अगर जमीन है, जैसे स्केर्स अनलिमिटेड है जमीन लिमिटेड है। अब जमीन में खेती बाड़ी हो सकती है, बिल्कुल। इंडस्ट्री सेटअप हो सकती है, बिल्कुल। तो बताओ किसके लिए इस्तेमाल करें? स्केर्स है ना, चॉइस है। इसीलिए पार्लियामेंट ने क्या पास किया? लैंड रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट। कि जमीन कहां जाएगा, कितना जमीन इधर जाएगा, कितना जमीन इधर जाएगा, दैट इज द चॉइस। वो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है आपको, इसको फिस्कल पॉलिसी कहते हो। समझ आ रहा है? तो ये सारी चीजें इसमें। तो क्लियर हो गया आपको रॉबिन का स्कैर्सिटी वाला डेफिनेशन। आगे बढ़े, चलिए नंबर 4, चौथी डेफिनेशन लिखेंगे आप। पॉल Samuelson's growth definition. Paul Samuelson's growth definition. इसको हम कहते हैं द मॉडर्न एज। द मॉडर्न एज, द मॉडर्न एज। ये आती है 1948 में। 1948 में इनकी एक किताब है इकोनॉमिक्स के नाम से। एक और किताब है इनकी इंट्रोडक्टरी एनालिसिस, उसमें भी इन्होंने इसके बारे में जिक्र किया है, इकोनॉमिक्स। This is the most accepted definition. Most accepted definition. Most accepted definition. लिखिए, डेफिनेशन लिखिए। ये थोड़ी बड़ी है इसीलिए पहले लिख लो इसको। लिखेंगे, इट इज द स्टडी ऑफ हाउ societies it is the study of how societies use scarce resources to produce goods and distribute them for consumption. Over time, including growth. कोई खास चीज नहीं है, बिल्कुल सिंपल है तो ये असल में बहुत बड़ी डेफिनेशन। मैंने उसका क्रक्स दिखाया बिकॉज यू विल नॉट गेट दैट बिग डेफिनेशन इन योर क्वेश्चन। आपको बस ये समझना चाहिए कि सैमुएल्सन हैज समथिंग टू डू विद ग्रोथ। उसने ग्रोथ में इनकॉर्पोरेट किया उसको, दैट्स इट। इतना याद रखना है आपको। डेफिनेशन उसकी बहुत बड़ी है असल में। मैंने आपको उसका वर्जन दिखाया जो बड़ा छोटा वाला है। देखिए अब उसने क्या बोला। अभी तक हम चॉइसेस देख रहे थे, किसकी? अली की चॉइसेस देख रहे थे, साकिब की चॉइसेस देख रहे थे, हम इंडिविजुअल्स की चॉइसेस देख रहे थे। पर इसने अब की बार क्या बोला? इसने बोला कि चॉइसेस इंडिविजुअल्स की तो है ही, पर साथ ही साथ सोसाइटी एज अ होल की भी चॉइस देखनी पड़ेगी आपको। तो कंट्री एज अ होल कैसे चूज करती है, तो उसका भी चॉइस देखना आपको। अब चॉइस वो क्यों करेगी? बिकॉज जैसे इंडिविजुअल के रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, सोसाइटी के भी ओवरऑल रिसोर्सेज लिमिटेड ही है। ऐसा तो कुछ नहीं कि हमारे पास अनलिमिटेड सप्लाई है रिसोर्सेज का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं, हमारे पास एक रिसोर्स है बहुत कम, दैट इज गोल्ड। अफ्रीका के पास ढेर सारा गोल्ड, सिल्वर जो वहां से निकालते रहते हो। अब हमारे पास भी है, अभी जैसे न्यूज आया था कि 3200 टन का सोना डिस्कवर हुआ यूपी से। और फिर जब पता चला, उन्होंने टीम भेजी, फिर पता चला यहाँ पर तो कुछ नहीं था। तो ऐसा कुछ है भाई, रिसोर्स होता है नीचे नीचे कुछ। अब जैसे गोल्ड एंड सिल्वर की बात करूं मैं, अब ये गोल्ड एंड सिल्वर हम कहां से निकालते हैं? जमीन से निकालते हैं। पर ये बनता जमीन में तो है नहीं। ऐसा तो कोई प्रोसेस नहीं है कि जमीन के अंदर मैग्मा वैग्मा से कुछ बनेगा गोल्ड।
गोल्ड बनाने के लिए जितना टेम्परेचर और प्रेशर आपको चाहिए वो तो हमारे पूरे सोलर सिस्टम में नहीं है। ये गोल्ड आपके ऐसे मेटल्स है, गोल्ड एंड सिल्वर, जिसके बनने के लिए ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर आपको चाहिए, जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम में नहीं है। ये बाहर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मेटल्स है जो बाहर से आए हैं, एलियन मेटल्स है। ये कब बने हैं? जब एक बहुत बड़ा स्टार ग्रेटर देन द सन जब वो फट जाता है अपने ग्रेविटेशनल कोलैप्स में, उसको कहते हैं हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन। वो बिगेस्ट कॉस्मिक इवेंट्स होते हैं पूरी यूनिवर्स के। उसमें इतना टेम्परेचर और प्रेशर होता है कि उस वक्त गोल्ड और सिल्वर का मेटल बनता है। फिर उसके चंक्स यहां पर गिरे हैं जिसको आप आज जमीन से निकालते हो। जैसे आपका लोहा है, लोहा भी नहीं बनता इधर, लोहा बनता है एक स्टार के कोर में। जब वो फ्यूजन के थ्रू गिरते 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 अल्टीमेटली लोहा बनाता है, फट जाता है, फिर वो लोहा बाहर से निकलता है और फिर वो आसमान से गिरता है नीचे। जैसे देयर इज अ वर्स इन द होली कुरान, यहाँ पर लिखा है कि वी हैव सेंट डाउन आयरन फ्रॉम द हेवेंस। हमने लोहे को आसमान से नाजिल किया है। और वी डिडंट अंडरस्टैंड कि लोहा नाजिल कैसे हो सकता है, इसको तो ज़मीन से निकालते हैं हम, बट वी नाउ नो कि साइंस टेल्स अस लोहा नहीं बन सकता ज़मीन में, ये बाहर से आया है। तो ये सारे सर एलिमेंट्स बाहर से आए हैं। अब सर ये जितना है उतना ही है, एक बार ख़त्म हो जाएगा मामला ख़त्म। उसके बाद रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो गए आपके। तो चाहे इंडिविजुअल की बात करें, मेरे पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड है, सोसाइटी एज अ होल की बात करें, उनके पास भी रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो सर लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से सोसाइटी को भी चूज करना पड़ेगा, और चूज करके उसको करना क्या है असल में? सर तीन चीजें, ये तीन चीजें करनी है। सोसाइटी एज अ होल को वी हैव टू यूज अवर रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस। क्या करना है? रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, की पॉइंट हियर, इसी से जीडीपी समझ आएगा। वी हैव टू यूज अवर रिसोर्सेज टू डू व्हाट? टू प्रोड्यूस। जैसे जमीन, जमीन का इस्तेमाल करके हम एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करेंगे। जमीन का इस्तेमाल करके हम इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। जमीन का इस्तेमाल करके हम स्कूल खोल के सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे। सर हमें अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके करना क्या है अल्टीमेटली? सर उनको एलोकेट करके प्रोडक्शन करनी है। जैसे ये जमीन का खित्ता इधर, यहां पर हमने इसको किसके लिए एलोकेट किया? सर्विसेज के लिए। हम यहां एजुकेशन देंगे। आपने अपने घर में अपना होटल बना दिया, रेस्टोरेंट बनाया, तो आप भी वहां सर्विस दे रहे हैं। तो सर आपके पास जितने भी रिसोर्सेज है, आप उसको इस्तेमाल करके कर क्या रहे हो? सर प्रोडक्शन कर रहे हैं। और प्रोडक्शन किस चीज की? सर जो भी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस जो भी बनाना है आपको। और प्रोडक्शन ही सिर्फ नहीं करना, इसमें फिर तीन तरीके का साइकिल होता है। जैसे इमेजिन कर लीजिए आप, मुझे कोई बिजनेस शुरू करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियलाइज कि मेरे पास रिसोर्सेज कितने हैं और मैं कौन सा काम कर सकता हूं। तो लेट्स अज्यूम कि जब क्विंटेसेंस शुरू हुआ तो वी डिसाइडेड कि ये आपकी जगह है, इतना रिसोर्स है हमारे पास, और अब इसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, फिजियोथेरेपी खोल सकते हैं, डॉक्टर खोल सकते हैं, यहाँ डॉक्टर इतने सारे हैं। या फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज के लिए, हम यहाँ एसएसबी पढ़ाएंगे। तो वी डिसाइडेड कि प्रोडक्शन किसका होगा। उसके बाद सिर्फ प्रोडक्शन डिसाइड करके ही नहीं होगा सब कुछ, मुझे इंश्योर करना है कि मेरा प्रोडक्शन जो मैं यहां कर रहा हूं इस वक्त, वो डिस्ट्रीब्यूट हो, आप तक पहुंचे। तो मुझे उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खोलना पड़ेगा। उस जमाने में जब भी बच्चा आता था पढ़ने के लिए, जब शुरुआत में क्विंटेसेंस आया था, तो वो पूछता था, सर हम ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन अगर हड़ताल हो गया तो फिर क्या करें? उन दिनों सवाल बच्चों का यही होता था, बिकॉज उन दिनों 6-6 महीने 5-5 महीने हड़ताल होता था। आज आपके सवाल अब बदल गए, लेकिन उन दिनों का सवाल कुछ अलग होता था। बंद हो गया तो क्या? तो मैंने पहली बार इनको जब इन्हें शुरू किया तो दे इनवाइटेड मी, आई टोल्ड देम, आप पहला काम करिए, यू कम अप विद एन एप्लीकेशन, आप ऑनलाइन शुरू करिए। आई बिलीव क्विंटेसेंस वाज द फर्स्ट वन इन कश्मीर टू स्विच टू ऑनलाइन, बिकॉज मुझे पता था हड़ताल पड़ताल कुछ हो जाएगा। और उसके बाद हुआ भी, 6 महीने के बाद कोविड हो गया, और कोविड में दड़ोदड़ हमने पढ़ाया। FA का ही शायद आया था ना तब, पहला ही कोर्स FA का ही था। तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क खोला। तो पहले प्रोडक्शन तैयार हुई, उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूट कराना है, आपको उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना है, फिर कंज्यूमर कंज्यूम करेगा उसको, देन यू हैव टू इंश्योर कि कंजम्पशन उसका जो प्रोडक्ट है उसको पसंद आए। उसके लिए एक फीडबैक मैकेनिज्म बनाओ आप। तो आपको देखा होगा शायद हमारी एप्लीकेशन पर एक स्टूडेंट टेस्टिमोनियल करके एक फीचर है, जिसमें बच्चा जब कोर्स लेता है तो वो उसमें लिख सकता है कि मुझे कैसा लगा। तो उसमें जैसे उनको लगा कि इकोनॉमिक्स पता नहीं क्या बोलता रहता है, तो गालियाँ 2-3 डाल दी उधर, तो वो गालियाँ डालनी है आपको या अच्छी बातें लिखनी है, जो भी है उसमें स्टूडेंट टेस्टिमोनियल करके आता है एक फीचर। तो हम उससे पता चलती है हमें कि आपको सर्विसेज कैसी लग रही है। तो कंजम्पशन में फीडबैक मैकेनिज्म भी होना चाहिए। जैसे आप उबर या ओला करते हैं, जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं तो आपको वो स्टार वाला फीडबैक सिस्टम आता है। तो ये ज़रूरी है, इकोनॉमिक्स में ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या? प्रोडक्शन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद कंजम्पशन। वही लिखा ना आपने,
क्या लिखा जरा पढ़ो। तो हमने क्या देखा, इट इज अ स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज चूज टू डू व्हाट, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन। उसके बाद क्या लिखा है, ओवर टाइम। नाउ सी दिस इज इंपॉर्टेंट। आज जब मैं, अब इमेजिन कर लीजिए, राइट नाउ आई एम प्रोड्यूसिंग समथिंग, आई हैव एंश्योर्ड कि डिस्ट्रीब्यूट होकर आप तक वो पहुंचे, अभी पहुंच रहा है, समझ आ रहा है। बेस्ड ऑन दिस प्रोडक्शन विल आई बी अर्निंग सम इनकम, यस और नो? यस। तो सर मैंने कमाए 10,000 रुपए, मैंने प्रोडक्शन किया, मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, आपने कंजम्पशन कर लिया, और मेरे पास क्या आ गए, 10,000 रुपए। अब ये 10,000 रुपए मुझे सिर्फ आज चाहिए या मुझे कल भी चाहिए? कल भी चाहिए, परसों भी चाहिए। 10 साल के बाद क्या मैं 10,000 पे ही जीऊंगा या मुझे उसमें ज्यादा भी कुछ चाहिए? ज्यादा भी चाहिए। फैमिली बढ़ती रहेगी, महंगाई होती रहेगी, पैसे का वैल्यू गिरता रहेगा, 10,000 में बराबरी नहीं आएगी। अब मुझे 12 चाहिए, फिर मुझे 14 चाहिए। तो ये 12, 14, 15, 16 मुझे कैसे मिलेंगे? जब मैं काम करता रहूंगा, प्रोडक्शन करता रहूंगा। तो सर ये प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन का मामला आज ही नहीं करना है, सिर्फ ये ओवर टाइम करते रहना है, इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, उसमें ग्रो भी करते रहना है। ऐसा ना हो कि आज आप प्रोड्यूस कर रहे हो 5 क्लास, कल भी मैं इतना ही प्रोड्यूस करूंगा। आज आपका जीडीपी है 300 लाख करोड़ का, कल को भी 300 लाख करोड़ में ही खुश रहेंगे हम? बिल्कुल भी नहीं। हमारा हमेशा प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ना चाहिए, हमारा हमेशा इनकम बढ़ना चाहिए। अ स्टैटिक इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, वो जिंदा नहीं रह सकती। अगर मैं आज 30,000 कमा रहा हूं, मेरी फैमिली है, मैं 10 साल के बाद ही 30,000 पे रहूंगा, आई एम डेड। मुझे 10 साल के बाद 60,000 पे छलांग मारनी है। तो ग्रोथ का कॉन्सेप्ट बड़ा जरूरी है। प्रोडक्शन में हमेशा प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए कंट्री की। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड जीडीपी। जीडीपी में हम क्या देखते हैं? प्रोडक्शन कि कितना हो रहा है, लास्ट ईयर कितना था, इस साल कितना हुआ, ग्रोथ कितना हुआ 5% का। समझ आ रहा आपको? तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपने उसमें क्या लिखा, इंक्लूडिंग ग्रोथ। क्लियर है? गूंगे हो? यस सर, क्लियर हुआ? चलिए डेफिनेशन इतना ही है। उसके बाद लिखेंगे आप नेक्स्ट टॉपिक, इकोनॉमिक्स के डिविजन्स। इकोनॉमिक्स के तो पहला टॉपिक क्या पढ़ा हमने? जेनेसिस। दूसरा टॉपिक डेफिनेशंस। तीसरा लिखेंगे डिविजन्स। डिविजन्स। तो हाउ मेनी डिविजन्स डू वी हैव इकोनॉमिक्स के? इन्यूमरेबल, ढेर सारे, 10-12। पर आर दे इंपॉर्टेंट फॉर अस इन दिस एग्जाम? नहीं, हमें मेजरली 2 डिविजन्स पढ़ने हैं। मैं कुछ मगर ज्यादा लिखाऊंगा। तो सर हमारे पास कौन कौन से डिविजन्स है? सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये इसका एक ब्रांच है, डिवीजन है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो वर्ड है, इकोनॉमिक्स तो यू ऑलरेडी नो। अब क्या ये माइक्रो? माइक्रो कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड माइक्रोस, मीनिंग स्मॉल, मीनिंग स्मॉल। ये वर्ड किसने दिया सर? रैगनर फिश। रैगनर फिश। माइक्रोस मीनिंग स्मॉल। नाउ सी, यानी इकोनॉमिक्स ही है पर ये कुछ स्मॉल की बात कर रहा है ये कुछ। नाउ सी सर, ये पूरा का पूरा हिंदुस्तान। अब मैं हिंदुस्तान की जब बात करता हूं ना कि हिंदुस्तान में ओवरऑल हमारा नेशनल इनकम कितना है? कौन कितना है? नेशनल इनकम कितना है? क्या उसमें मैं बात करता हूं कि सदफ का या साकिब का नेशनल इनकम कितना है? नहीं, हम बात करते हैं ओवरऑल इनकम कितना है। समझा? मेरे इनकम की बात नहीं होगी उसमें। तो पता चला सर, नेशनल इनकम जो कॉन्सेप्ट है ये पूरी इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन सर अब मैं पूरी इकोनॉमी को नहीं पढ़ना चाहता। मैं देखना चाहता हूं कि कोई एक बंदा जैसे साकिब, सर मैं साकिब को स्टडी करना चाहता हूं,
ये साकिब कौन है सर? सर ये साकिब हमारी पूरी इकोनॉमी का एक इंडिविजुअल यूनिट है। कौन है? इंडिविजुअल यूनिट है। सर इसकी हैसियत क्या है इकोनॉमिक्स में? सर ये साकिब कोई प्रोड्यूसर है, जैसे कि टीचर। टीचर क्या होता है? एक प्रोड्यूसर, वो प्रोड्यूस करता है कुछ। सर ये साकिब एक कंज्यूमर है, ये चिप्स खाता है, इसका भी एक कोई हैसियत है इसकी। ये साकिब सर प्रोड्यूसर ने, इसने एक कंपनी खोली है सर, इस कंपनी का नाम है साकिब प्राइवेट लिमिटेड। सर ये कंपनी है, हमारे पास एक इंडिविजुअल यूनिट है। ये प्रोड्यूसर हो सकता है, कंज्यूमर हो सकता है, कुछ भी, कोई भी हो सकता है। सर जब हम इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हैं, किसको? इंडिविजुअल यूनिट्स को, उसी को हम क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। जहां पर हम किसी प्रोड्यूसर को, किसी कंज्यूमर को, किसी कंपनी की बात करते हैं, हम पूरी इकोनॉमी को स्टडी नहीं करते। समझ आ? इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ individual units in the economy. Individual units in the economy. Individual units in the economy. For example, a producer, a consumer, a firm यानी company, a company, etc. लिखा सर? दूसरा लिखो, इतना काफी है। इसमें और भी जा सकते हैं, मगर जस्ट स्टिक टू व्हाट आई एम टेलिंग यू। मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये कहां से निकला सर? कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड मैक्रोस। मैक्रोस ये किसने दिया? ये वही है, रैग्नर फिश। सेम टू सेम। मैक्रोस। मैक्रोस का क्या मतलब है सर? मैक्रोस मीन्स लार्ज। मैक्रोस मीन्स लार्ज। क्लियर है? अब ये सर ये इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी नहीं करता। इसको समझ आ गया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में इनहेरेंटली काफी सारे लूपहोल्स है, पैराडॉक्सेस है जो वो समझा नहीं पाता। काफी सारे पैराडॉक्सेस माइक्रो में समझा नहीं सकते हम। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक काम करें, अगर कोई पैराडॉक्स हो रहा है इंडिविजुअल लेवल पर, वो क्या पैराडॉक्सेस है, यू डोंट नीड दैट। मान लीजिए माइक्रो के लेवल पर काफी सारी चीजें ठीक हमें समझ नहीं आती, हमें समझ नहीं आई कैसे हो रहा है। देयरफॉर हमें समझ आने लगा कि एक काम करते हैं, ये माइक्रो को छोड़िए, हम इस पूरी इकोनॉमी को अलग से स्टडी करेंगे, जहां पर हम इस पूरी इकोनॉमी को एक साथ एक एंटिटी की तरह देखेंगे। तो अब हम पूरी इकोनॉमी को जब एक साथ एक एंटिटी की तरह देखेंगे तो हम इसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? मैक्रो। इसमें क्या क्या होगा सर? एग्जाम्पल, जैसे पूरी इकोनॉमी का नेशनल इनकम टोटल कितना है, पूरी इकोनॉमी में महंगाई कितनी है। जब बजट आता है तो क्या कश्मीर के लिए ही आता है या पूरे हिंदुस्तान के लिए आता है? सर बजट यूनियन गवर्नमेंट का बजट पूरे हिंदुस्तान के लिए होता है। जब आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है, किसके लिए आता है? सारे हिंदुस्तान के लिए आता है, सारे इंडिया के लिए आता है। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो आपके पर्टिकुलर सिलेबस में है, जैसे प्लानिंग, जब इंडिया में आपने सुना होगा कि एक जमाने में 5 ईयर प्लान्स हुआ करते थे। क्या होते थे? 5 ईयर प्लान्स। वो कहां लागू होते थे? पूरे इंडिया में। इंडिया एक मार्केट इकोनॉमी है, इंडिया एक मार्केट इकोनॉमी है, कश्मीर नहीं, इंडिया एक मार्केट इकोनॉमी है। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, प्लानिंग, मार्केट इकोनॉमी, आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, नेशनल इनकम, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सब के सब कॉन्सेप्ट्स किसके हैं? मैक्रो के कॉन्सेप्ट्स है। लिखिए, इट लुक्स एट इकोनॉमी एज अ होल। इट लुक्स एट इकोनॉमी एज अ होल। It looks at economy as a whole. Example, national income, fiscal monetary policy, growth and development, fiscal monetary policy, growth and development. समझा? अच्छा, अगर मैं एनालॉजी के हिसाब से बताऊं, मानिए एक साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट क्या कर रहा है सर? वो गया, एक पेड़ देखा उसने बड़ा नायाब, और वो पेड़ स्टडी कर रहा है, एक पेड़। तो मैं इसको बोलूंगा ये एक पेड़ की स्टडी क्या होगी? माइक्रो।
दूसरा साइंटिस्ट आया सर, उसने बोला ये एक पेड़ छोड़ो, हम पूरा का पूरा जंगल पढ़ेंगे। तो जब वो पूरा जंगल देखेगा, इन अदर वर्ड्स फॉरेस्ट की स्टडी करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? मैक्रो। सो इफ यू सी एंड एनालाइज अ ट्री, दैट इज माइक्रो। इफ यू एनालाइज द एंटायर फॉरेस्ट, दैट इज मैक्रो। समझा? इसके बाद मेसो इकोनॉमिक्स, मेटा इकोनॉमिक्स, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स, वो सब अगले लेक्चर में करेंगे।